हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी पीजीटी 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें, यह बायोलॉजी का पेपर है। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं पीजीटी 2013 के बायोलॉजी के पेपर को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, यानी जोक में चूसक पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करें जोक यानी कि हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा में जो चूसक है ये कहाँ पर पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एंटीरियर इंड ऑफ बॉडी, दूसरा ऑप्शन है पोस्टीरियर इंड ऑफ बॉडी, तीसरा ऑप्शन है ऑल ओवर द बॉडी और लास्ट ऑप्शन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंड ऑफ बॉडी। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंड ऑफ बॉडी, यही आपका राइट ऑप्शन है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिरोडिनेरिया में एक एंटी कोगुलेंट सबस्टेंस पाया जाता है जिसके कारण जो ब्लड होता है इनके बॉडी में जमता नहीं। तो वो कौन सा सबस्टेंस है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, यानी कि लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठक होते हैं। तो लीच के क्रॉप में कुल 10 कोष्ठ होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हिरोडिनेरिया में जो क्रॉप है वो कहाँ पर स्थित होता है, कौन से पोजीशन में स्थित होता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि हिरोडिनेरिया में जो क्रॉप है एलिमेंट्री कैनाल में 9वें से 18वें सेगमेंट के बीच में पाया जाता है और इसमें एक के बाद एक जो कोष्ठ होते हैं यानी कि जो चैम्बर होते हैं वो फैले होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सक्रीशन इन यूरोकॉर्डेट्स इज ऑकर्ड थ्रू, यानी कि यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, दूसरा है न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा, तीसरा है ग्लोमेरुलस के द्वारा और चौथा है बाई न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। तो आपको बता दें कि इनमें नेफ्रोसाइट्स के द्वारा भी होता है, न्यूरल के द्वारा भी होता है, परंतु ग्लोमेरुलस के द्वारा नहीं होता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बाई न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिथ्रोसाइट्स इन स्कोलियोडॉन आर, यानी कि स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो यदि हम बात करें स्कोलियोडॉन यानी कि डॉग फिश, जिसे हम कुत्ता मछली भी कहते हैं, तो इसमें पूछा हुआ है कि इसके आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, या फिर इसके आरबीसी का शेप कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला है गोल केंद्रक युक्त, दूसरा है गोल केंद्रक विहीन, तीसरा है अंडाकार केंद्रक युक्त और चौथा है अंडाकार केंद्रक विहीन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ओवल न्यूक्लिएटेड, यानी कि अंडाकार केंद्रक युक्त। तो यदि हम बात करें मैमल्स में, तो मैमल्स में जो ह्यूमन है उसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है और वहीं हम बात करें ऊँट की तो ऊँट में न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इज, यानी कि जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। यहाँ पर प्रदूषण लिखा हुआ है लेकिन होना चाहिए प्रदूषक, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है, पहला है प्लास्टिक, तो ये तो नहीं हो सकता, दूसरा है एस्बेस्टस, ये भी नहीं हो सकता, और डी है पारा यानी कि मर्क्यूरी, ये भी नहीं होगा। आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सीवेज। तो ये जो सीवेज है ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है, ये आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। तो यदि हम बात करें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, तो अधोगामी रूपांतरण होता क्या है। तो अधोगामी रूपांतरण में होता क्या है कि जब कोई जो जीव होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो समय के साथ साथ क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या हट जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टैडपोल की, तो टैडपोल जैसे जैसे एडल्ट होता है उसमें कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि अधोगामी रूपांतरण जो है वो विशिष्ट लक्षण किसका है। तो यदि हम बात करें हर्डमानिया की, तो हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और हर्डमानिया किसके अंतर्गत आता है, यूरोकॉर्डेट्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलेस्ट टैप वर्म इज, यानी कि सबसे छोटा फीता कृमि होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है टीनिया, दूसरा ऑप्शन है मोनोजिया, तीसरा ऑप्शन है इकाइनोकोकस और चौथा है कोटोजीनिया। तो बात करें हम सबसे छोटे टैपवर्म की, तो सबसे छोटा फीता कृमि है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। इस वर्म को हम डॉग वर्म भी कहते हैं और इसका जो होस्ट होता है वो होता है डॉग, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है सिप। तो मेन होस्ट है डॉग, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो होता है सिप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, जो कि सबसे छोटा फीता कृमि है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन, यानी कि आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो अक्सर जब भी बात होती है सिंथेसिस की, तो हमारा दिमाग तुरंत एस फेज की ओर जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है आरएनए का, न कि डीएनए का, क्योंकि एस फेज में डीएनए का फॉर्मेशन होता है, न कि आरएनए का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, जीवन फेज। तो जो जीवन फेज है वो लगभग 8 से 10 घंटे का ड्यूरेशन होता है और इसी स्टेज में आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। वहीं हम बात करें एस फेज की, तो एस फेज भी एक सिंथेसिस स्टेज है, लेकिन इसमें आपका डीएनए बनता है। इसके बाद ऑप्शन जो दिया है G1 एंड G2 एक ही में दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है एम फेज, तो ये तो माइटोटिक फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, G1 फेज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंथेसिस वर्ड देखकर तुरंत एस फेज पर टिक मत लगाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्बियोली ऑकर इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, यानी कि एम्फियोक्सस के भ्रूणीय प्रवर्धन में अंतःवृद्धि होती है। आपके ऑप्शन है, पहला है विदलन में, दूसरा है ब्लस्टुलेशन में, तीसरा है अंगों के विकास में और चौथा है गैस्टुलेशन में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, गैस्टुलेशन में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो गैस्टुलेशन में इम्बोली वाला प्रोसेस होता है, तो इसमें जो आपका मीजोडर्म है और एक्टोडर्म है, यानी कि जो मीजोडर्म सेल है और जो इक्टोडर्म सेल है, तो इनके सेल में इनमें आपका मार्फोजेनिक मूवमेंट होता है। तो मीजोडर्म और इक्टोडर्म में मार्फोजेनिक जो मूवमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं इम्बोली। तो एम्फियोक्सस के भ्रूणी परिवर्धन में जो एम्बियोली है वो पाया जाता है गैस्टुलेशन में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिजीज इज, यानी कि हाथी पांव नामक रोग वाहक है। आपको बताना है कि हाथी पांव नामक जो रोग है इसके वाहक कौन है, इसको फैलाता कौन है। तो एलिफेंटिएसिस तो होता है विचोरिया के द्वारा, लेकिन इसे पहुंचाने का काम कौन करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी कि जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में हम बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है, यानी कि 2013 में जो बाकी पूछे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।